Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSI Net YouTube channel. I am your mentor Ankita S. Tripathi. बच्चों 20 अप्रैल को आपका गैट बी 2025 का एग्जामिनेशन हो चुका है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम पेपर का एनालिसिस, जिसमें हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही में पेपर कैसा आया था, क्या पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे बच्चों, तो जनरली जो गैट बी का आपका पेपर था वो दो सेक्शंस में आता है। सेक्शन ए में आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ 60 आपको 60 परफॉर्म करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन बी को जब हम देखें तो सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, आउट ऑफ 100 आपको 60 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बेसिकली आप ये भी जानते हैं बच्चों कि सेक्शन ए में आपके पास जो क्वेश्चंस आए होंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, और ये सारे क्वेश्चंस का लेवल बेसिकली 10+2 के लेवल का होता है। इसके अलावा जो सेक्शन बी होता है जिसमें हमारे 100 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से 60 आपको करने होते हैं, इनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, दैट इज ग्रेजुएशन लेवल के ये क्वेश्चंस होते हैं। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ गैट बी 2025 एग्जामिनेशन। अगर देखा जाए जितने रिव्यूज इकट्ठा हो पाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो बच्चों पेपर का जो क्वेश्चंस भी हमें मिले उसके हिसाब से भी पेपर लग तो ऐसा रहा है कि इट इज इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होगा या था आप लोगों का, ऐसा देखने के लिए तो नहीं मिल रहा। बस ये जरूर डिफिकल्टी लेवल हर एक बच्चे से, अगर आप एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट से कंपेयर करेंगे, प्रिपरेशन के ऊपर भी बेस्ड होता है बच्चों कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी थी, उसके बेसिस पे आपको डिफिकल्टी लगता है, डिफिकल्ट लगता है कोई भी पेपर जब आप एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हो। तो बेसिकली जो रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग तो पेपर का जो लेवल था दैट वाज इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो ये पेपर बहुत ज़्यादा ही इजी था, तो इसीलिए बहुत चांसेस हैं कि कट ऑफ भी बहुत हाई चले जाए। बट डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सेक्शन ए की। सेक्शन ए फिर से आपको बता रही हूँ कि इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका ये पेपर था, जिसमें सेक्शन ए भी इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था, क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो इसमें भी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन थे वो बेसिक, अगर आप 9th और 12th आपने 9th और 10th अच्छे से पढ़ी हो, या 10th से 11th 12th आपने अच्छे से पढ़ी हो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी टू अटेम्प्ट थे और आप इजीली उसको कर भी सकते थे। जनरली जो हमें रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिजिक्स में क्वेश्चन ज्यादातर एवरेज स्पीड या फ्री फॉल, आपको मोमेंटम दिया है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, या फिर चार्ज, रे ऑप्टिक्स से बहुत क्वेश्चंस थे, ऐसा सुनने के लिए मिला है। और जनरली अगर हम ये देखें कि केमिस्ट्री में आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन थे। अगर आप मैथ्स में देखो तो प्रॉफिट लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन थे, और जो बेसिक बायोलॉजी थी वो तो बायोलॉजी थी ही, उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे भी बच्चों। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हम जानते हैं हमारे पास 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 60 अटेम्प्ट करने थे। आप जानते हैं बच्चों जब भी आपने प्रिपरेशन गैट बी की स्टार्ट की होगी तो गैट बी में आपने पूरा उसका सिलेबस देखा होगा, अलग अलग सेक्शंस आते हैं, आपने आईआईटी जैम का पेपर भी दिया होगा। तो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको गैट बी में भी मदद मिली होगी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी मदद मिली होगी इसमें। ठीक है, तो अगर हम जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाए उसके एनालिसिस पे ध्यान दें तो देखते हैं बच्चों क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। टूटी पोटेंसी पे क्वेश्चन था। जनरली आप एक चीज नोटिस करेंगे, ज्यादातर ऐसा भी है, हम हमेशा पीवाईक्यूज करने पे क्यों जोर देते हैं, ताकि हमारी लॉजिकल जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो, हम लॉजिक लगाना सीख पाए। और कभी कभी क्या होता है पीवाईक्यू रिपीट भी हो जाते हैं, जो इस बार भी देखने के लिए मिला। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे रिपीट हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो रिपीट हुए भी हैं। अगर आपने वैशाली मैम की वो इम्यूनोलॉजी की क्लास, या फिर सॉरी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास देखी होगी, तो आपने वहां पे भी देखा होगा कुछ क्वेश्चंस जो मैम ने करवाए थे वो डिट्टो रिपीट हुए हैं इस बार इस एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए पीवाईक्यूज का इतना इंपॉर्टेंस होता है जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम टूटी पोटेंसी के बारे में बात करें तो अ सिंगल सेल जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर देता है, तो आप उस फिनोमेना को या उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, टूटी पोटेंसी। ऐसा एक क्वेश्चन था। उसके अलावा अगर हम देखें सीड डॉर्मेंसी कॉजिंग हार्मोन, ऐसे प्लांट हार्मोन जो सीड डॉर्मेंसी कॉज करते हैं, तो आप जानते हैं उसका आंसर क्या होगा, एब्साइसिक एसिड विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या था, एब्साइसिक एसिड, ABA।
अगर यहीं सीड जर्मिनेशन की बात की जाती तो जिब्रेलिक एसिड आपका आंसर हो जाता, बट आपसे सीड डॉर्मेंसी के बारे में पूछा था तो एब्साइसिक एसिड वाज द राइट आंसर। अब इसके अलावा C4 पाथवे के ऊपर क्वेश्चन था। C4 पाथवे में जो आप CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 का फिक्सेशन होता है, C4 साइकिल कहाँ चलती है, वो आपकी मेसोफिल सेल में चलती है। तो इस केस में ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से था, इसका मेसोफिल सेल। ठीक है, हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हो बच्चों, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जितना आपको याद था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। जब क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है थोड़ा मॉडिफाइड टाइप क्वेश्चन हो, बट मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें जो नॉर्मलाइज्ड क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपसे पूछा गया था। अगर हम देखें प्लांट म्यूटेशन कॉज्ड बाय गामा रेडिएशन, ज्यादातर गामा रेडिएशन की वजह से क्या होता है बच्चों, ज्यादातर जब गामा रेडिएशन का एक्सपोजर होता है प्लांट सेल के ऊपर तो उनके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। जनरली ये ट्रांजिशन, जैसे आप समझ सकते हैं ना, ट्रांजिशन हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं या सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन पढ़े हैं, जिसमें आप थाइमीन को रिप्लेस कर दो वो साइटोसिन से तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, या फिर थाइमीन को आप रिप्लेस कर दो एडेनिन से तो आप इसको बोलते हो ट्रांसवर्जन, प्यूरिन को पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन को पायरिमिडीन से अगर कर दो तो ये क्या है, ट्रांजिशन से। तो सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन टाइप म्यूटेशन कॉज होता है, जनरली ट्रांजिशन फॉर्म में म्यूटेशन कॉज होता है, बट जब इनके ऑप्शंस मिलेंगे तो हम करेक्ट आंसर पता लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इज फाउंड इन, इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके ऑप्शंस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ था। और जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, तो करेक्ट आंसर आपका इसका बेसिकली हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। इसके बाद अगर हम बात करें शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस या कोजैक सीक्वेंस पे शायद क्वेश्चन आया था, हो सकता है दोनों पे ना आया हो, लेकिन दोनों में से एक पे क्वेश्चन था। आप जानते हैं शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस क्या होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स होती है, जिसमें आके आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सबसे पहले लैंड करता है। बेस पेयरिंग होती है 16S rRNA से विद शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, राइट, जिसकी वजह से स्मॉल सब यूनिट बैठता है, उसके बाद इसमें लार्ज सब यूनिट को लेकर आया जाता है, तब आपका इंटैक्ट 70S राइबोसोम बनता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और कोजैक सीक्वेंस आपको किस में मिलता है, ये आपको मिलता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ये ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें आप स्टार्ट कोडॉन AUG इसी के अंदर पाते हो। ठीक है, और इस केस में यहाँ पे ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहलाता है, जो पर्टिकुलरली किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा और बात करें तो लैक ऑपरेन के इंड्यूसर पे भी शायद आपका क्वेश्चन आया था। हम जनरली लैक ऑपरेन किसके लिए बोलते हैं बच्चों, जो मेटाबॉलिज्म करवा सकता है किसकी, लैक्टोज की, लैक्टोज को तोड़ सकता है, मेटाबोलाइज करवा सकता है इनटू किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो लैक ऑपरेन का जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर में भी हमने क्या बोला है, जो जब लैक्टोज आपका अंदर आता है, बैक्टीरिया के अंदर आ गया, जैसे इनटेक हो गया उसका, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज, राइट। तो मेजर इंड्यूसर के फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, हम मेजर इंड्यूसर्स के फॉर्म में बहुत सारे इंड्यूसर्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको आंसर में क्या क्या मिला था। एलोलैक्टोज हो सकता है, अगर एलोलैक्टोज नहीं था ऑप्शन में तो लैक्टोज हो सकता है, लैक्टोज नहीं है तो ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर के फॉर्म में IPTG भी हो सकता है, बट मेजरली आंसर विल बी, अगर सब भी दिया है, कभी कभी क्या होता है एलोलैक्टोज लैक्टोज दोनों ही साथ दिए होते हैं, फिर भी हम क्या बोलते हैं, बिकॉज इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू एलोलैक्टोज, तो एलोलैक्टोज को कंसीडर किया जाता है एज द मेन इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपरेन। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और था जिसमें आपका ये एनिमल सेल कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, व्हाई CO2 इज रिक्वायर्ड इन एनिमल सेल कल्चर। जब हम ये बात करते हैं कि CO2 की रिक्वायरमेंट एनिमल सेल कल्चर या मैमेलियन सेल कल्चर में क्यों होती है, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा CO2 इंक्यूबेटर होता है उसमें जो CO2 ये गैस होती है वो क्या करती है, इट रिएक्ट्स विद वाटर, कार्बोनिक एसिड बनता है, इट रिएक्ट्स विद, वो किसके साथ कंबाइन होती है, कार्बोनेट के, हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं अपने मीडियम में, उसके साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल बफर सिस्टम या एक स्टेबल pH को मेंटेन करने में हेल्प करती है, एक अच्छा बफर सिस्टम जनरेट करने में हेल्प करती है। इसीलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके ऑप्शन में जो भी चीज होगी तो ये बेसिकली किस में हेल्प करता है, एक अच्छा बफर सिस्टम बनाने में, या फिर आप बोल सकते हो pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
पीएच को मेंटेन करने में 7.2 के अराउंड पीएच को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, इसीलिए हमें CO2 की जरूरत होती है आपके CO2 इंक्यूबेटर में इन एनिमल सेल कल्चर। अब इसके बाद आया ह्यूमिडिटी इन सेल कल्चर इंक्यूबेटर्स। वापस से CO2 इंक्यूबेटर में हम कितनी अप्रॉक्सीमेट ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखते हैं। ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का रीजन ये होता है ताकि आपके जो आपने सेल कल्चर के लिए मैमेलियन सेल या एनिमल सेल को कल्चर किया है वो ड्राई ना हो जाए, इसीलिए हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है। और ह्यूमिडिटी जनरली मेंटेन की जाती है 90 to 95% पे, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस में क्या आंसर था उसके बेसिस पे, बट 90 to 95% में हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं सेल कल्चर। अगर इसके बाद और बात करें बच्चों, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, जितने हमें मिल पाए हम रिव्यू के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे विच टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर। जनरली 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, तो आप NMR यूज कर लो या फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का वो यूज कर लो, मेथड को यूज कर लो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके शायद आंसर में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी था, तो इसीलिए इसका आंसर क्रिस्टलोग्राफी ग्राफी हो सकता है। अब इसके अलावा भी अगर आपसे ऑप्शन देखा जाए फीमेल क्रोमोसोम में कौन सा क्रोमोसोम्स होते हैं, सर मेरे ख्याल से एक्सटेंड हो गया, 5:30 तक एक्सटेंड हो गया ना स्लॉट। हाँ मैंने फोन किया था। हाँ मुझे कट लगाना पड़ेगा। सात 5:15 तक हो गया एक्सटेंड। अब बात करते हैं फीमेल क्रोमोसोम्स पे। ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपके फीमेल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो जनरली जिस तरीके से भी ये फ्रेम किया गया होगा तो आंसर विल बी, अगर ह्यूमंस के केस में पूछा गया है देन XX विल बी द करेक्ट आंसर। एंटीबॉडी दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वॉर्म, वॉर्म से जो एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है दैट इज योर IgE। कौन सी एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है बच्चों? इम्यूनोग्लोबुलिन G, आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन E आपकी एंटीबॉडी है जो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट वॉर्म। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल ऑर्गेनल्स पे एक क्वेश्चन था, और बेसिकली ये वो क्वेश्चन था कि कौन सा आपका ऐसा ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो बेसिकली आपके जो ऑप्शंस थे उसके केस में जितना सुनने के लिए मिला उसके हिसाब से वैक्यूल्स करेक्ट आंसर है। बट वैक्यूल्स के केस में भी एक चीज याद रखिएगा बच्चों, प्लांट में वैक्यूल होते हैं जो लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। कुछ एनिमल सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नहीं पाए जाते, लेकिन जनरली जब पाए जाते हैं तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज और बहुत ज्यादा न्यूमरस होते हैं। प्लांट सेल के केस में क्या होता है, एक होगा लार्ज साइज्ड वैक्यूल प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल। अब N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन पे क्वेश्चन था। N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन आप जानते हैं किसके लिए होता है, एस्पेराजीन में। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर मोइटी ऐड हुई होगी आपके प्रोटीन में, जहां पे आपको एक ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस मिला होगा। सीक्वेंस कैसा हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है एस्पेराजीन X। This X represent any amino acid except proline, प्रोलीन को छोड़ के कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता था। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, या तो सीरीन होना चाहिए या थ्रियोनिन होना चाहिए। इस एस्पेराजीन पे जब आप शुगर मोइटी को ऐड करते हो, कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को ऐड करते हो, N से लिंक करके उस लिंकेज को आप क्या बोलते हो, एस्पेराजीन के थ्रू जो लिंकेज होता है उसको आप बोलते हो N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, राइट। तो ये आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे। अब डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल आपसे पूछा गया। जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में कंपैरिजन करते हो इन केस ऑफ किसको एज कंसिडरेशन में लेके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कंसिडरेशन में लेके, तो आप भी जानते हैं आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है दैट इज, इसमें केवल सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, मोनोरेप्लिकॉनिक। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोरेप्लिकॉनिक। और जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल आपके क्या होते हैं, मल्टी रेप्लिकॉनिक। मल्टी रेप्लिकॉनिक, पॉलीरेप्लिकॉनिक, कैसे भी आप बोल सकते हो। मल्टी रेप्लिकॉनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेनी
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ टीआरएनए पे क्वेश्चन था। आप जानते हैं बच्चों, हर वक्त हम गैट बी की जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैं आपसे बोल रही थी एंटीबायोटिक्स वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कभी भी जब स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ टीआरएनए, कौन सा एंटीबायोटिक ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है, जिसकी 3 प्राइम एनालॉजी होती है, या आप बोल सकते हो ना होमोलॉजी होती है फॉर टीआरएनए, उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर है फ्यूरोमाइसिन। इसी पे बेस्ड आपका और भी एंटीबायोटिक के ऊपर क्वेश्चंस थे, राइट? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनके ऊपर भी शायद क्वेश्चन था कि कौन सा टीआरएनए को इनहिबिट करता है या नहीं। आप उसके हिसाब से भी एंटीबायोटिक का क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। ब्लास्ट इज यूज्ड फॉर, ब्लास्ट क्या है? बायोइन्फो का क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा गया है। ब्लास्ट एक ऐसा टूल होता है जो आपके सीक्वेंस होमोलॉजी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वेदर इट इज आरएनए, डीएनए या फिर प्रोटीन लेवल पे। तो इसीलिए आप क्या बोलते हो? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, यही तो बोलते हैं ना हम ब्लास्ट को, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। चलिए, अब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन 22 किलोडेल्टन प्रोटीन, आपके पास 22 किलोडेल्टन का एक प्रोटीन है, उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होंगे? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप जनरली देखेंगे बच्चों, अब जब हम एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं तो हम जनरली 110 डेल्टन लिखते हैं, राइट? और आपको कितने दे रखा है? एक प्रोटीन दे रखा है जो अप्रोक्सीमेटली 22 किलो डेल्टन का है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा? तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितने होंगे? 200 अमाइनो एसिड्स मिलके कितना बना रहा है? एक प्रोटीन बना रहा है लगभग 22 किलो डेल्टन का। इस तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन था अमाइनो एसिड का वेट, जो भी वेट आपको दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट दिया था, उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर निकाल सकते हैं। मैंने ये जनरलाइज निकाल रखा है यहाँ पे। सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आया था। सेकेंडरी मैसेंजर, सेल सिग्नलिंग आपने पढ़ी है, राइट? तो सेल सिग्नलिंग में हम सेकेंडरी मैसेंजर्स में क्या पढ़ते हैं बच्चों? सेकेंडरी मैसेंजर्स में आप पढ़ते हो, सबसे बहुत कॉमन जो एग्जाम्पल है दैट इज कैल्शियम, और मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में कैल्शियम ही था। तो कैल्शियम आयंस हमारे सबसे कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम आयन, साइक्लिक एएमपी हो गया, साइक्लिक जीएमपी हो गया, IP3 हो गया, NO हो गया, निट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जाम्पल है। चलिए, इसके बाद SNRNA एंड SNRNP फॉर्म्स, ये किसमें पढ़ा है आपने? SNRNA और SNRNP, जब ये दोनों एक साथ कॉन्जुगेट होते हैं तो जनरली ये स्प्लाइसोसोम बनाने में हेल्प करते हैं। क्या बनाने में हेल्प करते हैं? स्प्लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्वेश्चन आया था, आप वो देख सकते हैं बच्चों। हो सकता है इसका आंसर चेंज हो जाए डिपेंडिंग अपॉन क्या ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए थे और क्या क्वेश्चन असल में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ था उसके बेसिस पे। SARS-CoV-2 बाइंडिंग साइट क्या होती है? SARS-CoV-2 कोविड-2 बाइंडिंग साइट होती है ACE2। इसको आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 बोलते हो, ठीक है? अब इसके अलावा सेल्यूलोज कंसिस्ट विच लिंकेज, सेल्यूलोज आपका कौन सा लिंकेज कंटेन करता है? इसके ऊपर जो क्वेश्चन था बच्चों, अगर ये लिंकेज के ऊपर ही फ्रेम था क्वेश्चन तो करेक्ट आंसर आपका हो सकता है β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आप कैसे करोगे? β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपका सेल्यूलोज में पाया जाता है। डेफिनेटली अगर आपका ऑब्वियस है, मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में भी शायद आपके कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्वेश्चन थे, जैसे स्टार्च का किससे मैच करोगे, उनके मोनोमेरिक यूनिट से आपको मैच करना था, तो आप उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों कि लैक्टोज किसका मोनोमेरिक, आप लैक्टोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज गैलेक्टोज से बना हुआ है। सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज फ्रक्टोज से बना हुआ है। तो इस तरीके से मोनोमर्स जो मोनोमेरिक यूनिट थे उनसे भी कंपेरिजन का आपका आया था मैच द फॉलोइंग, तो आप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जो अगर आपको याद है क्वेश्चन। ट्राइसोमी ऑफ 21, आप क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के बारे में हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डाउन्स सिंड्रोम। आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो डाउन सिंड्रोम, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एंटीबॉडी हैज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, जनरली जो एंटीबॉडी आपके पास हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाली होती है दैट इज IgM, और इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 150 kDa, ठीक है? तो 150 किलो डेल्टन के अराउंड आपका IgM का मॉलिक्यूलर वेट होता है।
व्हाट आर वायरसेस पे क्वेश्चन आया, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। वायरसेस क्या होते हैं? दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, हम बोलते हैं उन्हें, और प्लस दे आर इंट्रा, आप क्या बोलोगे? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स या इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, वाटर हियासिंथ ग्रो रैपिडली ड्यू टू, ऐसा भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। जनरली क्या होता है बच्चों, आपने एक कॉन्टेक्स्ट सुना होगा या एक वो सुना होगा जिसका मतलब होता है यूट्रोफिकेशन, राइट। तो यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है? जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड इन द वाटर बॉडीज, जब वाटर बॉडीज में हम एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है, जो ग्रोथ होती है एल्गीज की वो बहुत बढ़ जाती है। तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या है, अगर वाटर हियासिंथ जो है वो बहुत ज्यादा, बंगाल टेरर, राइट, ये जब बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी वाटर बॉडी में वो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है उनका लेवल हाई हो रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है द रैपिड ग्रोथ ऑफ वाटर हियासिंथ, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अलावा आपका शार्गफ रूल से भी क्वेश्चन आया था। कैसा क्वेश्चन? जैसे आपको एडेनिन थाइमीन का पर्सन दे दिया और फिर निकालने के लिए बोला होगा जी या सी का पर्सन, या फिर आपको कैसी ओरिएंटेशन है, क्या एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है, या फिर पोलैरिटी कैसी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया होगा, तो उसको भी रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों। ये जो क्वेश्चंस मिले रिव्यू के हिसाब से, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ये उनको डिस्प्ले किया गया है आपके सामने। वायरस फ्री कल्चर कौन सा होता है? ये एक पीवाईक्यू है जो बार बार रिपीट होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम वायरस फ्री अगर हमें कल्चर करना है तो हम जनरली मेरिस्टम कल्चर करते हैं, ठीक है। तो कैसा कल्चर करते हैं हम? मेरिस्टम कल्चर करते हैं बच्चों। मेरिस्टमेटिक सेल्स को आप कल्चर करेंगे तो आपको वायरस फ्री प्लांट्स मिल सकते हैं। नॉट एंड अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पे भी शायद क्वेश्चन आया था, और जनरली उसके आंसर में आपके ऑप्शंस में ओजोन भी दिया हुआ था। जनरली ओजोन को सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह भी कंसिडर किया जाता है बच्चों। आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे टैगमैन प्रोब पे क्वेश्चन आया था, आपको पीआई निकालना है, उस पे क्वेश्चन था। टैगमैन प्रोब मतलब ऑब्वियस है कि आपका या तो साइबर ग्रीन या फिर टैगमैन प्रोब पीसीआर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन हो सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन 600 बेस पेयर एमआरएनए दिया है, ये एक प्रॉपर अगर क्वेश्चन है तो बच्चों आपके पास एमआरएनए है जिसमें 600 बेस पेयर हैं। आप जानते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो आपके जनरली ट्रिपलेट कोडॉन कितना होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके आपका एक कोडॉन बनाते हैं, एंड 1 कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, आप जानते हैं। अब आपके पास कितने बेस पेयर है? आपके पास 600 बेस पेयर है। 600 बेस पेयर है तो आप लगा लीजिए 600 बेस पेयर है, मतलब आपके पास बेस पेयर की बात भी की है तो ए का टी, टी का जी, टी का ए, जी का सी और सी का जी, इस तरीके से बेस पेयर के फॉर्म में आपको डेटा दे रखा है। आप फाइंड कर सकते हैं कितने बेस पेयर हैं। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनाते हैं तो 600 न्यूक्लियोटाइड्स, अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने बेस वो बनाएंगे, अमाइनो एसिड बनाएंगे, या कितने पहले कोडॉन कितने बनाएंगे वो निकालिए, और उसके बाद कितने अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं उससे वो निकाले, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट म्यूटेटेड वायरस के बारे में जब क्वेश्चन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आया तो मोस्ट म्यूटेटेड वायरस मतलब जनरली बच्चों ऐसे कहना कि बहुत मोस्ट म्यूटेटेड वायरस क्या हो सकता है आप नहीं बता सकते। तो जनरली अगर आपको टर्म्स में ऑप्शंस में इस तरीके से दिया कि आरएनए वायरस था, डीएनए वायरस था, अलग अलग टाइप के वायरसेस के फॉर्म में दिया, तब मोस्ट म्यूटेटेड वायरसेस में जनरली आपके आरएनए वायरसेस आते हैं। वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, तो उन केस में क्या होता है, उस केस में इनमें जो म्यूटेशन रेट होता है वो डीएनए वायरसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसीलिए आप इसका आंसर बोल सकते हो। कुछ बीओडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन फुल्ली हमें फ्रेम करने में नहीं मिला, बट बीओडी से, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे जो क्वेश्चन आए थे, हो सकता है आपकी सॉल्वेंट के बीओडी, हाईएस्ट और लोवेस्ट बीओडी क्या था, किसका था, उसके ऊपर क्वेश्चन है, या फिर ऑर्गेनिज्म को कितनी रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन है, तो उसके बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी रिलेटेड था।
हिस्टोन रीमॉडलिंग, यूबिक्विटाइनेशन और मिथाइलेशन के ऊपर क्वेश्चन था। आई डोंट, मतलब मैं एक चीज समझना चाहती हूँ कि बेसिकली ये क्वेश्चन किस तरीके से, आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में बच्चों, कि ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया था। कि ये पूछा गया है कि हिस्टोन रीमॉडलिंग किसकी वजह से होती है, और ऑप्शंस में आपको यूबिक्विटाइनेशन, मिथाइलेशन प्रेजेंट किए गए थे, या स्वाई एसएनएफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ पूछा गया था, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर हम पीसीआर एनलिंग टेम्परेचर की बात करें तो आप जानते हैं हम डीनेचुरेशन लेते हैं। डीनेचुरेशन जनरली 94-95 डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। कभी कभी एनलिंग का जो टेम्परेचर होता है, एनलिंग मतलब जब प्राइमर अनील करता है आपके डीएनए के साथ, उसका टेम्परेचर एक ब्रॉड रेंज में आप 45 to 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या ऑप्शन दिया है उस पर मैटर करेगा। और लास्टली अगर हम प्राइमर एक्सटेंशन की बात करें तो 72 डिग्री सेल्सियस पे आप अपना प्राइमर एक्सटेंशन कर सकते हैं। अलग अलग होते हैं बच्चों। अब ग्लाइकोलाइसिस रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, जितने क्वेश्चंस हमें मिल पाए उसके हिसाब से आप देख सकते हैं बच्चों। फर्मेंटेशन, बायो इन्फो से रिलेटेड 6 से 8 क्वेश्चंस भी थे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फर्मेंटेशन हो गया जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है आपका, या बायो इन्फो से रिलेटेड कम क्वेश्चंस थे, उनसे भी क्वेश्चंस काफी आपके वेटेज लिए थे। टैग पॉल का यूज के ऊपर क्वेश्चन आया था। आप जानते हैं टैग पॉलीमरेज किस में यूज होते हैं, पीसीआर में यूज होते हैं। तो टैग पॉलीमरेज बेसिकली क्या है, आपके 5' to 3' डीएनए सिंथेसिस करेंगे, उनमें 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है। एंड अगर यूजेस पूछा है तो बेसिकली इट इज यूज्ड इन पीसीआर। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था तो ये यूज होते हैं पीसीआर में। हिस्टोन के अमाइनो एसिड पे अगर क्वेश्चन था तो हिस्टोन के अमाइनो एसिड्स, मतलब हिस्टोन इज मेड अप ऑफ, हिस्टोन बेसिक है राइट। अगर आप इसमें बेसिक हिस्टोन, या आप बोल सकते हो ये जो हिस्टोन्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड इन किसमें, आपके जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियोसोम बनाने में यूज हो रहे हैं, तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज मेड अप ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स राइट। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स में हम मेजॉरिटी केस में क्या बोलते हैं, लाइसिन हो गया और आर्जिनिन हो गया, एंड सम टाइम कभी हम हिस्टिडीन की भी बात करते हैं राइट। तो ये आपके 3 अमाइनो एसिड्स हो गए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे भी क्वेश्चंस थे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और मैक्स, वी मैक्स आपको फाइंड करना है, दैट इज एंजाइम, जो आपके एंजाइम काइनेटिक्स होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन थे। तो वेटेज मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें बच्चों, मॉल बायो से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, मॉल बायो से क्वेश्चंस थे, बायोकेम से आपके बहुत क्वेश्चंस थे। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत थे। हम यहाँ पे कम रिप्रेजेंट हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होगा उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपके वायरसेस के ऊपर हो गए, बैक्टीरिया के ऊपर हो गए, उन पे क्वेश्चंस थे। बायो इन्फो से क्वेश्चंस थे, फर्मेंटेशन से क्वेश्चंस थे। जो प्लांट फिजियो है या प्लांट बायोलॉजी है उससे आपके क्वेश्चंस थोड़े से कम थे, ठीक है। आई होप आपको इन क्वेश्चन से ये तो अंदाजा अपने आप ही लगा होगा बच्चों कि आपने, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बहुत न्यू आपके लिए आ गई थी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ही रैंडम आप पे क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आपको दे दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, राइट। तो इसीलिए हम आशा करते हैं बच्चों कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो और आप अच्छे से इसको क्वालिफाई कर लें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच।